हेलो क्लास, स्वागत है आपका मेरे चैनल ज्ञान तत्व में। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एसी एनालिसिस। अभी तक हमने जितने भी स्टडी किए वो सब हमने डीसी को रेफरेंस लेके किए, जिसमें हमारे जितने भी सोर्सेज थे सब डीसी सोर्सेज थे। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम एसी सोर्सेज। अब क्योंकि सब जगह तो डीसी सोर्सेज इस्तेमाल होते नहीं हैं, ठीक है। ज़्यादातर जगह पर जो हम अपने घरों में हमारी सप्लाई आती है वो सब एसी सप्लाई आती है, तो एसी सप्लाई पढ़ना भी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब डीसी सबसे पहले इसलिए पढ़ा क्योंकि पहले इन्वेंशन डीसी का भी हुआ था। इसके अलावा डीसी सिंपल भी है समझना। अब एकदम से पहले कॉम्प्लेक्स पढ़ाया जाएगा तो फिर भी कन्फ्यूजन रहता है कि क्योंकि धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सीखना पड़ता है। एक तो ये भी पहलू था कि हमको पहले जो है डीसी पढ़ाना पड़ा। इसके अलावा अगर हिस्टोरिकल प्रीव्यू देखा जाए तो उसमें डीसी का इन्वेंशन पहले हुआ था, पहले से डीसी चल रहा था, ठीक है। जो हमारे इन्वेंशन हुआ उसके बाद से एसी आई, ठीक। अब पढ़ते हैं एसी एनालिसिस। एसी एनालिसिस में क्या है देखो, पहले डिफरेंस समझ लेते हैं। जो हमारी डीसी सप्लाई थी, डीसी सप्लाई में जो हमारे वोल्टेज और करंट के सिग्नल थे वो टाइम के साथ चेंज नहीं होते थे। मैंने कहा ये मेरी वोल्टेज है और ये या करंट है, दोनों में से कुछ भी है, वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहे हैं। मतलब उसकी जो वैल्यू यहाँ पे फिक्स है, मैंने कहा ये जो है 10 वोल्ट मान लीजिए या 10 एम्पियर मान लीजिए, दोनों में से कुछ भी सही है, दोनों ही सही, ठीक है। वो अगर t इक्वल्स टू 0 पे मेरी उसकी वैल्यू 10 है तो t इक्वल्स टू 10 सेकंड पे भी उसकी वैल्यू 10 है, t इक्वल्स टू 20 सेकंड पे भी उसकी वैल्यू 10 है। ये है हमारा डीसी सिस्टम, जहाँ पे हमारी जो वेरिएबल्स हैं वे क्या है, टाइम इनवेरिएंट है, टाइम इनवेरिएंट डीसी सिस्टम के अंदर। वहीं पे अगर एसी की बात की जाए, एसी के अंदर क्या है कि जो हमारे वोल्टेज और करंट है वो टाइम के साथ साथ चेंज हो रहे हैं, टाइम के साथ चेंज हो रहे हैं। अगर मैं वोल्टेज को लूँ तो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, वो ऐसे भी हो सकता है, वो ऐसे भी चेंज हो सकता है। मतलब किसी भी तरीके से वो अगर हमारे टाइम के साथ चेंज हो रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि ये डीसी तो नहीं है, ठीक है। डीसी नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि वो एसी ही होगा, ठीक है। ऐसी भी सिचुएशन आती है कि अगर वो या ना तो वो डीसी है ना वो एसी है। एसी का मतलब क्या, वो अल्टरनेटिंग करंट। देखिए एसी का अगर फुल फॉर्म देखा जाए तो इसका मतलब है अल्टरनेटिंग करंट। मतलब एक ऐसा सिग्नल हमारा जो टाइम के साथ अल्टरनेट कर रहा है। अल्टरनेट मतलब वो एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए पॉजिटिव है, एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के साथ नेगेटिव है, और उसके बाद एक फिक्स इंटरवल के बाद वो फिर से अपना साइकिल रिपीट करता है। ये इसका अगर मैं कहूँ टाइम पीरियड है, इसके बाद से ये जो साइकिल है रिपीट कर रहा है। आप देखिए यहाँ से ये इतना साइकिल आया, उसके बाद से सेम साइकिल मेरा रिपीट हो गया, ठीक है। टी टाइम के बाद ही मेरा साइकिल फिर रिपीट हो जाएगा आगे चल के, ठीक है। एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद मेरा साइकिल अगर रिपीट कर रहा है तो ही मैं उसको जो है अल्टरनेटिंग करंट या फिर एसी करंट कहूँगा, ठीक। अगर मेरा कोई सिग्नल रिपीट ही नहीं कर रहा है और वो टाइम के साथ चेंज भी कर रहा है तो मैं उसको एसी नहीं कहूँगा, मैं उसको रैंडम सिग्नल कहूँगा। एक ऐसा सिग्नल जो अपना साइकिल रिपीट नहीं करता और टाइम के साथ वो चेंज भी हो रहा है, मतलब उसकी कोई भी वैल्यू फिक्स नहीं है, उसको डिफाइन किसी भी जो है फंक्शन से बांधा नहीं जा सकता, किसी भी फॉर्मूले में उसको जो है डिफाइन नहीं किया जा सकता। ना वो साइन फंक्शन है, ना कोसाइन है, ना रेक्टेंगुलर है, ना ट्रायंगुलर है, ना ट्रेपेजोइडल है, किसी तरीके की भी वेव उसकी नहीं बनती है, ठीक है। अब बहुत बार कन्फ्यूजन रहता है कि एसी की बात कर रहे हैं तो सिर्फ साइनसोइडल की वेव की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन ऐसा नहीं है, एसी का मतलब साइनसोइडल नहीं होता है। जैसे मैंने अभी भी बताया कि एसी का मतलब है कि हमारे जो सिस्टम है, हमारे जो सिग्नल है वो टाइम के साथ चेंज कर रहा है और फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वो अपनी वैल्यू को रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो देखो मैं एग्जांपल लूँ अगर साइनसोइडल वेव का, ये टाइम टी के साथ इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू, ठीक है। साथ में ले लूँ मैं अगर शॉर्ट टूथ वेव, शॉर्ट टूथ ये ट्रायंगुलर वेव है, ठीक। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू टाइम के साथ चेंज हो रही है, ठीक। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू, ये टाइम के साथ,
ठीक। इसके बाद है हमारा स्क्वायर वेव। अब देखो ये हमारे 4 एग्जाम्पल हैं। इस 4 एग्जाम्पल में क्या है, हमारे जो ये आधे साइकिल के लिए पॉजिटिव, आधे साइकिल के लिए नेगेटिव, और एक फिक्स इंटरवल टाइम के बाद अपना साइकिल ये रिपीट कर रहा है। ये हमारा एसी है, प्योर एसी है। ये देखो कुछ आधे साइकिल के लिए पॉजिटिव, आधे साइकिल के लिए नेगेटिव, और फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद फिर से अपना साइकिल रिपीट कर रहा है। ये भी हमारा प्योर एसी है। इसमें ये पॉजिटिव तो है लेकिन नेगेटिव नहीं है, ठीक है, लेकिन ये फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट कर रहा है अपना साइकिल, ठीक है। तो मैं इसको क्या कहूँगा, इसको मैं कहूँगा पल्सेटिंग डीसी, कि हमारे ये डीसी सिग्नल है लेकिन साथ में वो पल्स कर रहा है, मतलब पल्सेटिंग में है, ठीक है। इसको प्योर एसी नहीं कहा जाएगा, कभी भी नहीं कहा जाएगा। सेम ये पॉजिटिव नेगेटिव सेम वैल्यू और फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपनी वैल्यू को रिपीट कर रहा है। इसका मतलब ये भी हमारा एसी सिग्नल है, ठीक है। ये तीनों हमारे प्योरली एसी सिग्नल है, ठीक है। लेकिन हमारे जितने भी एसी सिग्नल हैं उन सब में से जो हमारे घरों में सप्लाई आती है उसमें अब हमारी जो वेव होती है वो होती है हमारी वेव साइनसोइडल वेव। अब साइनसोइडल में ऐसा क्या खास है कि हम जो है ट्रायंगुलर वेव को नहीं ले रहे हैं, स्क्वायर वेव को नहीं ले रहे हैं, इसके अलावा ट्रेपेजोइडल भी बन सकती है, ठीक है, और भी अलग जो शेप बन सकती है, उन सबको कंसिडर ना करके हम जो है साइन वेव को कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो उसका मुख्य कारण है, अब देखो डीसी की जगह एसी को रिप्लेस करने का तो कारण यही था कि डीसी को जो है बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, मैं उसका लेवल अप डाउन करने में बहुत ज़्यादा वो कॉस्टली पड़ता है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे कि हम जो चॉपर लगाते हैं उसको स्टेप अप चॉपर स्टेप डाउन चॉपर लगाते हैं, उसमें वो ज़्यादा सर्किट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसके अलावा रिएक्टिव पावर की समस्या आती है, क्योंकि हमारे जो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है जो एसी पे वर्क करते हैं उसके लिए उनको फिर रिएक्टिव पावर सप्लाई करने के लिए अलग से हमको जो है कैपेसिटर बैंक लगाना पड़ेगा। वहीं पे एसी में अपने इसके दोनों पावर हैं इसके अंदर कॉम्बाइंड, रिएक्टिव भी, वो दोनों हम पढ़ेंगे इसके थोड़ी देर, मतलब 1 या 2 लेक्चर के बाद ही हम उस बारे में पढ़ लेंगे कि एक्टिव पावर क्या है, रिएक्टिव पावर क्या है, ठीक है। लेकिन अब देखो इसकी अगर शेप देखी जाए तो साइनसोइडल वेव जो है हमारी वो कहीं पे भी इसमें पीक कर्व नहीं है, पीक कर्व मतलब शार्प कर्व नहीं है। देखो ये जो है ग्रेजुअली इंक्रीज हुई, धीरे धीरे बढ़ रही है और फिर मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच के धीरे धीरे घट भी जाती है, ठीक है। वहीं पे अगर ट्रायंगुलर वेव की बात की जाए, ट्रायंगुलर वेव जो है इंक्रीज तो होती है लेकिन जब डिक्रीज होती है तो एकदम पॉजिटिव वैल्यू से नेगेटिव वैल्यू में मैक्सिमम चेंज आता है उसमें 0 टाइम में, मतलब वो जिस टाइम पे उसकी मैक्सिमम वैल्यू है, मैंने कहा इसकी मैक्सिमम वैल्यू वी एम है, उसी टाइम पे उसकी मैक्सिमम जो है मिनिमम वैल्यू भी हो जाएगी -Vm। कितना चेंज आया, 2 Vm का चेंज आया, ठीक है। किसी भी जो मशीन होगी हमारी, जो इलेक्ट्रिकल मशीन होती है, उनमें अचानक से जो है वोल्टेज में इतना ज़्यादा चेंज आता है तो उसमें स्पार्किंग की प्रॉब्लम आती है, ठीक है। इतनी ज़्यादा स्पार्किंग हो गई तो उसमें क्या होगा, हमारी जो मशीन जल्दी जल्दी ख़राब होंगी, उसकी जो टाइम होगा, उसकी लाइफ स्पैन होगा वो जो है कम हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसके अलावा सेम ऐसे ही हमारा जो है ये स्क्वायर वेव में भी जो है मैक्सिमम चेंज आता है, ठीक है। सेम यही फंडा है, या इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए हम कभी भी जो इन्वर्टर खरीदते हैं, आप देखोगे हम स्क्वायर वेव इन्वर्टर प्रेफर नहीं करते मार्केट में। अगर कभी भी जाते हैं तो 2 तरीके के इन्वर्टर हमारे पास मार्केट में अवेलेबल होते हैं। कौन कौन से, एक होता है हमारा स्क्वायर वेव इन्वर्टर, स्क्वायर वेव इन्वर्टर, दूसरा क्या होता है हमारा साइन वेव इन्वर्टर। ठीक है। अब कभी भी आप देखोगे इन दोनों के प्राइस में, स्क्वायर वेव के और साइन वेव के प्राइस में जो है लगभग 2 से 2,500 रुपये का डिफरेंस रहेगा। स्क्वायर वेव वाला जो इन्वर्टर होगा हमारा 2 से 2,500 रुपये हमको सस्ता मिल जाएगा, और जो हमारा साइन वेव वाला होगा वो 2 से 2,500 रुपये हमको महंगा पड़ेगा। उसके बावजूद भी जो है ज़्यादातर लोग, इनफैक्ट मैं तो कहूँगा सभी समझदार लोग जो है साइन वेव इन्वर्टर लेते हैं। साइन वेव इन्वर्टर लेने के पीछे रीज़न यही है कि उसकी में जो हमको वेव मिलती है वो स्मूथ मिलती है। स्मूथ वेव मिलेगी तो हमारे जो जितने भी हमारे घर में गैजेट्स लगे हुए हैं, जितने भी हमारी मशीनरी लगी हुई है, उसकी लाइफ स्पैन बढ़ जाती है, वो जल्दी ख़राब नहीं होते। अदरवाइज पहले एक मिथ चलता था, करीब अब से 7-8 साल पहले जब हम छोटे थे हुआ करते थे, उस टाइम पे एक मिथ था कि जो इन्वर्टर से अगर आप मोबाइल चार्ज करेंगे तो मोबाइल की बैटरी ख़राब हो जाती है।
ठीक है। इन्वर्टर से अगर आप जो है टीवी चलाएंगे तो टीवी जल्दी ख़राब हो जाएगा, इन्वर्टर से अगर आप जो है एलईडी यूज़ करेंगे तो एलईडी जल्दी ख़राब हो जाएगी। ये सारे रीज़न यही था कि ज़्यादातर जो है लोग बाग कीमत को कम देखते हुए जो है स्क्वायर वेव इन्वर्टर खरीद लेते थे। स्क्वायर वेव में जो है एब्रप्ट चेंज आता था, एब्रप्ट चेंज देखने के साथ साथ क्या होता था, उसमें स्पार्किंग होती थी। ठीक है, स्पार्किंग होती थी, वो स्पार्किंग इतनी माइन्यूट सी होगी कि हम अपने नेक्ड आइट से तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज होते हैं वो वोल्टेज सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, उसमें वोल्टेज में करंट में अचानक से चेंज आएगा तो वो जो है धीरे धीरे उनकी लाइफ एकदम कम हो जाती है। जैसे एकदम चेंज आएगा, करंट अपनी डायरेक्शन बदलेगा, उसमें हीट बनेगी तो क्या होगा, खराब ही होगा और क्या होता। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, इस वजह से हम जो है अडॉप्ट करते हैं किसको, हम अडॉप्ट करते हैं साइन वेव को। ठीक है, अब ये मत पूछना दोबारा कि साइन वेव क्यों करते हैं। एसी की बहुत सारी फॉर्म हो सकती है, वेव फॉर्म काफ़ी सारी हो सकती है, लेकिन उन सब में हम जो प्रीफर कर रहे हैं, हम प्रीफर कर रहे हैं साइन वेव को। ठीक है, अब इसके लिए इसमें काफ़ी सारे कंसेप्ट हैं, काफ़ी सारे इसके पैरामीटर्स हैं। अब हमने ये तो चूज़ कर लिया कि ठीक है, हम जितनी भी एसी के सिग्नल हो सकते हैं, जितने भी तरीके के, उन सब में से हम जो है साइनसोइडल वेव पढ़ेंगे। साइनसोइडल वेव को साइन वेव, दोनों की शेप एक ही है तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब अगर बात की जाए इसके पैरामीटर्स की जो हमको पढ़ने हैं, अब मैं सिर्फ इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ ये सिर्फ इतना था कि आपको बताया जाए कि एसी हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्या उसका पीछे रीज़न है। ठीक है, इसके अलावा अगली वीडियो में जो है हम देखेंगे उसके कुछ पैरामीटर्स जो हम धीरे धीरे हर एक वीडियो में डिस्कस करते चलेंगे। मैं एक बार बता देता हूँ क्या क्या पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं। वो पॉइंट्स है बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, दूसरा है एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू के बाद है हमारा फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम के बाद कौन सा, फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर। पावर, इसके बाद एंड पावर फैक्टर, बैंडविड्थ एंड क्वालिटी फैक्टर, बैंडविड्थ क्वालिटी फैक्टर, उसके बाद इन सब पे बेस्ड न्यूमेरिकल। ठीक है, ये सारी चीज़ हम जो है एसी में पढ़ेंगे। हर एक वीडियो में एक एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में नहीं करेंगे, हम धीरे धीरे पढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे ही सारे टॉपिक कवर करेंगे। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना है। मैं कोशिश यही रखूँगा कि जो ज़रूरी चीज़ है उस चीज़ को हम जो है अलग से उसको सेपरेट करके एक बार समझा दूँ उसको। जैसे कि हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, जो हमारे यूज होने वाले हैं, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। जैसे कि हमारे कॉम्प्लेक्स फंक्शन जो होंगे उसको ट्रायंगुलर को क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर फॉर्म को पोलर फॉर्म में, पोलर फॉर्म को रेक्टेंगुलर फॉर्म में किस प्रकार कन्वर्ट करते हैं, ये भी मैं बताऊंगा। इसको अलग से बता दूंगा क्योंकि क्या होगा कि उसका बहुत ज़्यादा इसमें यूज होने वाला है। ठीक है, इसके अलावा फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, पीक टू पीक वैल्यू क्या होती है, ठीक है, एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, ये सारी चीज़ हम आराम से डिस्कस करेंगे, कोई समस्या नहीं है, अपने पास बहुत टाइम है। ठीक, लेकिन कुछ भी छोड़ना नहीं है। ठीक है, और क्या ही बताया जाए इसके बारे में, अभी तो इंट्रोडक्शन ऑफ एसी सर्किट में और क्या ही आ सकता है। ठीक है, इतना ही करते हैं, बाकी बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से स्टार्ट करते हैं और फिर देखते हैं क्या कैसे जाता है। और हाँ, एक चीज़ और मुझे आपको बतानी है इसमें, अगर इतना हो ही गया तो देख लीजिए कि मैक्सिमम वैल्यू जो इसकी 0 से होती है, मैक्सिमम किस वैल्यू तक हमारी जो वेवफॉर्म जा रही है, ये कहलाएगी हमारी वीएम। अगर मैं वोल्टेज की बात कर रहा हूँ तो वीएम का मतलब है वोल्टेज मैक्सिमम वैल्यू तक, इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है वीएम। और जो मिनिमम जिस वैल्यू तक जा सकती है वो माइनस वीएम। ठीक है, एक साइकिल कंप्लीट करने में उसको जितना टाइम लग रहा है वो है उसका टाइम पीरियड टी। ये डेफिनेशन जरूर याद रखिएगा। टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड होगा कि
एक साइकिल, किसी भी वेवफॉर्म को अपना एक साइकिल कंप्लीट करने में जितना टाइम लगेगा वो कहलाया जाएगा उसका टाइम पीरियड। ठीक है, द टाइम पीरियड टू कवर ए वन कंप्लीट साइकिल टू ए वेवफॉर्म इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। ठीक है, ठीक है। इसके बाद आती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी है कि एक सेकंड में मेरे कितने साइकिल जो है रिपीट हो रहे हैं वो बताएगी मेरी फ्रीक्वेंसी कितनी है। मैंने कहा मेरे घर में 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी आती है। फ्रीक्वेंसी को हम हर्ट्ज़ में नापते हैं, ये टाइम पीरियड तो सेकंड में ही नापा जाएगा। फ्रीक्वेंसी को हम मेजर करते हैं हर्ट्ज़ में, HERTZ। ठीक है, हर्ट्ज़ या फिर शॉर्ट फॉर्म में HZ लिख देते हैं। ठीक, इसका मतलब क्या है कि ये फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1/टाइम की फ्रीक्वेंसी, या फिर टाइम इक्वल्स टू 1/फ्रीक्वेंसी, 1/50 इक्वल्स टू 20 मिली सेकेंड। ठीक है, मतलब एक सेकंड में 20 मिली सेकेंड में मेरा एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, तो मेरा एक सेकंड में जाके कितने हो जाएंगे? 50 साइकिल कंप्लीट हो जाएंगे। 50 साइकिल कंप्लीट हुए, इसका मतलब क्या हुआ कि एक सेकंड में मेरे 50 साइकिल जो है रिपीट हो रहे हैं, तो मैं कहूँगा मेरी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ है। ठीक है, और एम्पलीट्यूड है 0 से लेकर मैक्सिमम वैल्यू तक जो मैं जा रहा हूँ वो है इसका एम्पलीट्यूड, AMPLITUDE। ठीक है, एक चीज़ है जो हम हमेशा कंफ्यूज करते हैं, वो है हमारी हिंदी की वजह से, वो है तेज। देखिए मैं बताता हूँ तेज कैसे है, एक बार इसको रफ कर देता हूँ फिर बताता हूँ। तेज में क्या प्रॉब्लम आती है कि अगर मैंने कहा कि कौन सा सिग्नल मेरा तेज है, तेज का मतलब मैं समझ नहीं पा रहा कि मुझे जो है इसमें क्या बताना है, मैं एम्पलीट्यूड की बात कर रहा हूँ या फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूँ। देखिए एक सिग्नल ये है हमारा जिसका टाइम पीरियड ऑब्वियसली ज़्यादा है। टाइम पीरियड ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी इसकी कम हो गई। मैंने कहा इसकी फ्रीक्वेंसी कम है तो मतलब लगभग 10 हर्ट्ज़ के आसपास हो गई। ठीक है, वहीं पे हमारा दूसरा सिग्नल है। ठीक है, ये मान लीजिएगा नीचे जाके कहीं पर कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, ये इस तरीके से साइकिल मेरा इतने ही टाइम में मेरा एक साइकिल कंप्लीट हो जा रहा है, इतने टाइम में। ठीक है, अब इसका देखा जाए तो इसकी टाइम पीरियड कम लग रहा है। टाइम पीरियड कम लग रहा है मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। मैंने कहा इसकी फ्रीक्वेंसी जो है लगभग कितने, 10 से तो ज़्यादा ही होगी, 100 मान लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर एम्पलीट्यूड की बात की जाए, अगर इसका एम्पलीट्यूड यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 5 तक जा रहा है, 5 वोल्ट मान लेते हैं अभी, तो इसका एम्पलीट्यूड यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू लगभग 20 तक जा रहा है। ठीक है, तो किस प्रकार से जो है अंतर बताया जाए, अगर आपको फिजिकली किसी को समझाना हो कि फिजिकली एम्पलीट्यूड में और फ्रीक्वेंसी में क्या डिफरेंस है, तो देखिए अगर आप कितनी स्पीड से जो है वर्ड्स बोल रहे हैं वो होता है आपकी फ्रीक्वेंसी। मैंने कहा कि मैं जो है आज को जो है ये वीडियो पूरे टाइम में एकदम करा दूंगा। एक तो ये बोला, एक मैं बोल रहा हूँ कि ये वीडियो हम जो है धीरे धीरे जो करने की कोशिश करेंगे और समय से करा देंगे। अब आप देख सकते हैं कि किस में मैंने धीरे बोला, जिसमें मैंने धीरे बोला उसमें मेरी जो फ्रीक्वेंसी है वो कम है। ठीक, और दूसरे में मेरी फ्रीक्वेंसी बोलने की ज़्यादा है। वहीं पे अगर मैं बात करूं, आज हम ये वीडियो तेज़ी से बोलकर कंप्लीट करेंगे, दूसरा आज हम ये वीडियो तेज़ी से बोलकर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो तेज़ है वो हमारा एम्पलीट्यूड है, जहाँ पे हमारी आवाज़ हमारी लाउड आ रही है, जहाँ पे लाउड आवाज़ आ रही है वो हमारा एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। ठीक, ये डिफरेंस है, इसको ज़रा आप जो है ध्यान में रखिएगा एक बार कि एम्पलीट्यूड में और फ्रीक्वेंसी में अगर आ जाए कि फ्रीक्वेंसी है तो हमारा सिग्नल तेज होगा, तेज होने का मतलब साइकिल जल्दी जल्दी रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, अगर वो एम्पलीट्यूड ज़्यादा है मतलब उसका कर्व ऊंचा बन रहा है। ठीक है, एक तो ये डिफरेंस हो गया, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। हालांकि ध्यान तो आपको अभी बहुत कुछ रखना है, अभी तो जस्ट शुरुआत है। ठीक है, अब हमारा जो भी साइनसोइडल फंक्शन होगा उसको अगर हमें जो है किसी भी फंक्शन का रूप देना है वेवफॉर्म को, ये मेरे साइन वेव है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू VME मान लेते हैं। अगर ये मेरा BT फंक्शन है, टाइम के साथ ये जो है चेंज हो रहा है या फिर उसकी एंगुलर चेंज हो रहा है तो उसको ओमेगा टी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको बोला जाएगा साइन वेव है। मैक्सिमम वैल्यू कितनी गई इसकी, VM तक गई, तो मैक्सिमम वैल्यू VM तक गई तो ये VM साइन वेव है, तो साइन, उसके बाद
किसके रेस्पेक्ट में कितना चेंज हो रहा है, मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, तो ये ओमेगा टी। ठीक है, अगर मेरे पास कोई भी एक वेवफॉर्म होती, ये वेवफॉर्म है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है 4 है, वोल्ट है, एम्पेयर है, इस बात से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मिनिमम वैल्यू -4 है। वहीं पे हमारे पास दूसरा सिग्नल है, इसकी जो है मैक्सिमम वैल्यू जो है ये 1.5 है और मिनिमम वैल्यू -1.5। इसको बोला मैंने V1t, ये है मेरा V2t। तो यहाँ पे मैं V1t लिखूँगा कितना, मैक्सिमम वैल्यू 4 साइन ओमेगा टी, और V2t लिखा जाएगा 1.5 साइन ओमेगा टी। ठीक है, इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना है। और यहाँ पे ओमेगा क्या है, ओमेगा है हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब हमारा, देखिए ओमेगा की वैल्यू बनती है 2πf। ठीक है, वहीं पे हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1/t। तो यहाँ पे t हमारा कैपिटल T टाइम पीरियड है, 2π/t भी मैं इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, ओमेगा की यूनिट है रेडियन। ठीक है, ओमेगा की यूनिट है रेडियन और इसकी यूनिट है हर्ट्ज, रेडियन सेकेंड। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में।